हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। मैं विक्की कुमार बहादुर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। तो आज तारीख हो चुका है 14 अक्टूबर 2023 और आज जो आप लोगों का ईटीपी का जो वीकली टेस्ट हुआ है, आज उस वीकली टेस्ट का जो है वो आंसर की आप लोगों को बताने वाले हैं। जिन स्टूडेंट को नहीं पता है उन स्टूडेंट को हम बता दें कि आपसे जो अक्टूबर में आप लोगों का जो भी वीकली टेस्ट हो रहा है वो वीकली टेस्ट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में हो रहा है। अक्टूबर से पहले जो 2 महीना आप लोग का वीकली टेस्ट हुआ उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था, और अब जो अक्टूबर में जो एग्जाम हो रहे हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अब जो भी एग्जाम आप लोगों के होंगे वो जो है आप लोगों का सब्जेक्टिव में ही जो है वो आप लोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में ही जो है पूछा जाएगा। मैं ईटीपी का आप लोगों को वीकली टेस्ट का आंसर की बताने वाला हूं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हिंदी इंग्लिश दोनों में। हाँ, सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही नहीं, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी बताऊंगा, हिंदी में नहीं हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी बताऊंगा, ताकि आप लोग को जो है वो कंप्लीट हो सके। और इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है उसमें से एक जो मुझे और सब्जेक्टिव का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वीवीआई है जो मुझे लगता है कि इस साल आप लोगों को एग्जाम में वो पूछा जा सकता है। तो चलो आओ एक एक करके बताते हैं, मेरे साथ आप आंसर की बनाते जाना और नोट्स जरूर बनाते जाना। और वीकली टेस्ट का बाकी सारे सब्जेक्ट्स का वीडियोस हम अपलोड कर दिए हैं, उन सभी का लिंक ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में देंगे, डिस्क्रिप्शन में जाके ढूंढना, वहां जहां पे आपको वीकली टेस्ट दिखेगा वहां पे क्लिक करके आप सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस को देख सकते हैं। वैसे स्टूडेंट जो 90% का टारगेट लेके चल रहे हैं वो स्टूडेंट जरूर वीकली टेस्ट के क्वेश्चन को करोगे। हम सारा वीकली टेस्ट का क्वेश्चन करवा रहे हैं और एग्जाम से बिफोर सब चीज आप लोगों को करवा भी देंगे। ठीक है, ठीक है सर, चलो अच्छी बात है सर। तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि भाई वीकली टेस्ट जो हुआ था ईटीपी का, उसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कौन कौन होगा। ठीक है, ठीक है सर। चलो ये हम लोगों का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन पे बोल रहा है चालू अनुपात क्या है? करेंट रेशियो इज, चालू अनुपात क्या है? आर्थिक चिट्ठा अनुपात यानी बैलेंस शीट रेशियो है, लाभ हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है, मिश्रित अनुपात कंपोजिट रेशियो है, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है आपको कि जो चालू अनुपात यानी जो करंट रेशियो होता है वो हम लोगों का आर्थिक चिट्ठा अनुपात है यानी बैलेंस शीट रेशियो है। क्यों सर? इसलिए क्योंकि करंट रेशियो के रिगार्डिंग जो भी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को हम लोग काम करते हैं वो सारे चीज को हम लोग जो है वो बैलेंस शीट में दिखाते हैं, और इन करंट रेशियो को जो है वो बैलेंस शीट में मेंशन किया जा सकता है। इसलिए जो है करंट रेशियो जो है वो बैलेंस शीट रेशियो का तरह हम लोगों का होता है। ठीक, अब देखो ये क्वेश्चन हम आप लोग को पहले भी बताए थे, अभी फिर पूछा। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, अकाउंट्स का क्वेश्चन है। आदर्श चालू अनुपात होता है आइडल करंट रेशियो इज। तो हम बताए थे आपको दो चीज, एक आइडल करंट रेशियो और आइडल क्विक रेशियो। आइडल करंट रेशियो 2:1 होता है, आइडल क्विक रेशियो का और दो नाम होता है। क्विक रेशियो बोलो, लिक्विड रेशियो बोलो, या एसिड टेस्ट रेशियो बोलो, इसका आइडल फॉर्मेशन 1:1 है। लेकिन यहां आइडल करंट रेशियो बोला तो आइडल करंट रेशियो होता है हम लोगों का 2:1। ठीक है, ठीक है सर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहे हैं। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संचालन व्यय नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब आप बोलोगे कि सर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है? तो सिंपल समझ लो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है एक बिजनेस को ऑपरेट करने में, एक बिजनेस को स्टार्ट करने में या चलाने के लिए जो भी पैसा खर्चा होता है उन सारे एक्सपेंसेस को ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी कि संचालन व्यय बोला जाता है। अब इनमें से देख लो, ये जो हो गया विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइजिंग, ये जो है वो बिजनेस के लिए जरूरी है। मजदूरी वेजेज ये भी स्टार्टिंग के लिए जरूरी है, रेंट किराया ये भी जरूरी है। लेकिन ये जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है हम लोगों का यानी कि प्रारंभिक व्यय अपलिखित प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ जो है ये हम लोगों का जो है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक, एक्चुअल में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होता है उसको एक फिक्टिटियस एसेट के रूप में जो है वो कंसीडर किया जाता है। ठीक है, हाँ सर, ठीक है, अच्छी बात है। अब आ गया अंशदान यानी कि कंट्रीब्यूशन क्या है? तो हम आप लोगों को फॉर्मूला बताए थे जब हम प्रीवियस ईयर्स का मॉडल पेपर आप लोग को अभी अभी करवाए थे। तो अंशदान यानी कि कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है बिक्री घटाओ परिवर्तनशील लागत यानी कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये कंट्रीब्यूशन होता है। याद रखने का तरीका बताए थे, कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कैसे निकलता है भाई? सेल से कॉस्ट को घटा दो और वेरिएबल कॉस्ट को घटाओ, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, जो बचेगा वो कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है सर। आगे, उद्यमी पूंजी सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ वेंचर कैपिटल ऑर्गेनाइजेड इन। तो हम ये भी पहले पढ़ाया वाला क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर में था ये जो ज्वाइंट वेंचर कैपिटल जो है इसका शुरुआत यानी उद्यमी पूंजी का जो शुरुआत है वो किस देश से हुआ था? तो हम बताए थे आप लोगों को कि अमेरिका का देश से जो हुआ है। एक एक चीज जो है हम आप लोगों को पढ़ाए हैं, इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि पिछले 3 सालों का मॉडल पेपर और पिछले 3 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करोगे, ये आपको एग्जाम में बहुत हद तक जो है वो हेल्प करेगा।
रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसके बेस पे ही जो है वो वीकली टेस्ट का क्वेश्चन बन रहा है और अनडाउटेडली इसी के बेस पे इस साल का मॉडल पेपर और प्लस क्वेश्चंस भी इसी के बेस पे बनने का पूरा पूरा संभावना है। चलो 6 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है भारत निवेश कोष किसके द्वारा स्थापित किया गया है? इंडियन इन्वेस्टमेंट फंड वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, ये कौन सा बैंक के द्वारा चलाया जाता है? तो ये चलाया जाता है हमारा क्राइंडलिस बैंक के द्वारा जो है वो चलाया जाता है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन पे देखो बोल रहा है जोखिम पूंजी शिलाधार स्थापित किया गया, रिस्क कैपिटल फाउंडेशन वाज एस्टैब्लिश्ड, तो ये एस्टैब्लिश्ड किया गया था हम लोगों का 1975 को, ठीक है सर। आगे आते हैं, बोल रहा है उद्यमी पूंजी में रहता है जॉइंट वेंचर कैपिटल कंटेन्स, एक उद्यमी पूंजी में क्या रहता है? उच्च जोखिम यानी हाई रिस्क होता है, साहसिक जोखिम यानी वेंचर कैपिटल होता है, इनमें से कोई नहीं या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा हम लोगों का, ये राइट आंसर होगा ए, यानी कि उद्यमी जोखिम में जो है जॉइंट वेंचर कैपिटल में जो है वो बहुत अधिक रिस्क होने का संभावना होता है, ठीक है सर। 9 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है चरों का प्रयोग प्रायः तकनीक योग्यता के लिए होता है, वेरिएबल्स आर यूज्ड फॉर टेक्निकल कैपेबिलिटी। अब ध्यान से समझना याद कैसे रहेगा, तो देखो हिंदी में याद रखना, बोला गया है चरो, चर बोला है, चर यानी चार, तो चार से याद रखना ये चर, चार, देखो ऑप्शन में भी चार है और क्वेश्चन में भी चार है, तो इसका राइट आंसर होगा चार। बस हम याद रखने का तरीका आप लोग को समझा दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है सर। चलो लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद थ्योरी आएगा। बोल रहा है क्वेश्चन में श्रम गहन प्रौद्योगिकी उपयोगी है, लेबर इंसेंटिव टेक्निक इज यूजफुल फॉर, यह भी मॉडल पेपर में था। लेबर इंसेंटिव टेक्निक्स जो है ये उन देशों को अपनाना चाहिए, 2 देश अभी विकासशील देश हैं, यानी जो कंट्री डेवलपिंग कंट्री है उन लोगों के लिए जो है वो श्रम प्रौद्योगिकी टेक्निक जो है वो बहुत अच्छा माना जाता है। तो लेबर इंसेंटिव टेक्निक वो यूजफुल होता है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, यानी कि विकासशील देशों के लिए, ठीक है सर। समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है। एक बार सारे क्वेश्चंस को देख लेना, सारा क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर का है और हम प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर 1-2 दिन पहले ही आप लोग को पढ़ाए हैं। उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो सबका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में जाके आपको जो देखना है स्पेशली उसके लिए अलग प्लेलिस्ट बना है, उस प्लेलिस्ट में जाके आप एक एक चीज को जो है वो देख सकते हो। चलो अब आते हैं हम लोग सेक्शन बी पे। बेसिकली सेक्शन बी पे जो है वो 2-2 नंबर का 2 क्वेश्चन बोला, यानी कि अब जो है हम लोगों को थ्योरी दिया है। अब आपको ध्यान से देखना है क्योंकि थ्योरी अब समझा रहे हैं, अच्छे से समझना थ्योरी और नोट्स करते हुए जाना अगर पॉसिबल होगा तो। अब आते हैं थ्योरी के ऊपर। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है चालू अनुपात और शीघ्र अनुपात को परिभाषित कीजिए, डिफाइन करेंट रेशियो एंड क्विक रेशियो, ठीक है सर। तो चलो अब हम लोग डिफाइन करते हैं, और डिफाइन करते हैं तो फिर सबसे पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका जो है आपका ये हिंदी में समझते हैं। तो देखो ये हिंदी में आप लोगों को अच्छा से समझा पाए, बस इसीलिए हम एक कॉलम बना दिए जिसमें से आप चालू अनुपात और शीघ्र अनुपात यानी कि करंट रेशियो और क्विक रेशियो को समझ सको। इसमें से 2 बेनिफिट हो रहा है, अगर क्वेश्चन में इन दोनों का अर्थ बोले तो 1 नंबर पे जो अर्थ लिखा गया है वो लिखना, अगर आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछे तो इन डिफरेंस को भी आप लिख सकते हो। और हाँ, करंट रेशियो और क्विक रेशियो बेसिकली जो है वो अकाउंट्स का पार्ट है, तो अगर ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि सिर्फ ईटीबी में पूछेगा, पूरा चांसेस है कि ये क्वेश्चन जो है आपका अकाउंट्स में भी पूछेगा, यानी डबल टाइम बेनिफिट। आया समझ में, ठीक है। चलो सर अब इसका क्वेश्चन करते हैं, जानते हैं सबसे पहले कि भाई चालू अनुपात क्या होता है। तो देखो चालू अनुपात क्या बोला है, यह अनुपात चालू संपत्तियों और चालू दायित्वों में संबंध स्थापित करता है, यानी बेसिकली जो करंट रेशियो होता है वो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के बीच संबंध को बताता है, ठीक है। और चालू अनुपात 2:1 आदर्श माना जाता है, यानी हम अभी बताएं ये जो चालू अनुपात होता है वो 2:1 में आदर्श माना जाता है। आगे बोल रहा है यह अनुपात यह ज्ञात करने के लिए निकाला जाता है कि संस्था अपने चालू दायित्वों का 1 वर्ष में भुगतान कर सकती है, यानी करंट रेशियो इसलिए निकाला जाता है, इससे यह पता चलता है कि जो फर्म है वो 1 साल के अंदर अपने करंट एसेट से करंट लायबिलिटीज का पेमेंट कर सकता है या नहीं। सेम इसी तरीके से देखिए इधर राइट साइड में यहां दिया गया है शीघ्र अनुपात यानी कि क्विक रेशियो। क्विक रेशियो के बारे में क्या बोल रहा है, यह अनुपात तरल संपत्तियों और चालू दायित्वों में संबंध स्थापित करता है, यानी ये जो क्विक रेशियो है वो किसके किसके बीच रिलेशन बताता है, तो तरल संपत्ति यानी कि लिक्विड एसेट और करंट लायबिलिटी के बीच, लिक्विड एसेट और करंट लायबिलिटी के बीच संबंध बताता है। और ये इसका जो है वो हम लोगों का आइडल फॉर्मेशन क्या होता है, आदर्श मान होता है 1:1, ठीक है। करंट रेशियो का आइडल फॉर्मेशन 2:1, क्विक रेशियो का आइडल फॉर्मेशन 1:1।
आ गया समझ में? ठीक है, ये मेन दोनों के बीच जो है वो डिफरेंस है। अब इसको हम लोग इंग्लिश में समझते हैं। तो देखो यहां लिखा गया है करंट रेशियो और क्विक रेशियो, सेम उसी चीज को इंग्लिश में बता रहे हैं। अच्छा, करंट रेशियो क्या है? तो बोल रहा है करंट रेशियो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट यानी कि CA एंड करंट लाइबिलिटी CL। तो बेसिकली करंट एसेट, करंट रेशियो जो है वो करंट लाइबिलिटी और करंट एसेट के बीच रिलेशन बताया। ठीक है, द आइडल करंट रेशियो इज 2:1। आइडल करंट रेशियो 2:1 है और यहां फॉर्मूला दे दिया करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट बाय करंट लाइबिलिटी। क्लियर है? अब आते हैं क्विक रेशियो में। तो क्विक रेशियो के बारे में बोला, क्विक रेशियो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन लिक्विड एसेट एंड करंट लाइबिलिटी। यानी जो क्विक रेशियो है वो क्विक एसेट यानी कि लिक्विड एसेट और करंट लाइबिलिटी के बीच रिलेशन बताता है। इसका आइडल फॉर्मेशन क्या होता है? 1:1 होता है। और इसके बाद ये जो क्विक रेशियो है इसका फॉर्मूला होता है क्विक रेशियो इज इक्वल टू ये लिक्विड एसेट, इस लिक्विड एसेट के जगह आप क्विक एसेट भी लिख सकते हैं, क्विक एसेट बाय करंट लाइबिलिटीज। आया समझ में? ठीक है सर, आ गया समझ में सर। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी कि ये हम लोगों का हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पे क्या बोल रहा है हम लोगों को भाई? हम लोगों को बोल रहा है सम विच्छेद बिंदु क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रेक इवन पॉइंट। यानी अब बोल रहा है कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। अब हम एक लाइन में समझा देते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, यानी सम विच्छेद बिंदु क्या है। कोई ऐसा अगर मान लो कोई भी एंटरप्रेन्योर है, एक उद्यमी है जो किसी सामान का उत्पादन किया, कोई गुड्स को वो बनाया, और वो गुड्स को ना तो प्रॉफिट में ना तो लॉस में, यानी वो गुड्स को जब बेचा तो गुड्स को बेच के ना तो उसको प्रॉफिट हुआ ना तो उसको लॉस हुआ। तो एक ऐसा स्थिति जहां एक प्रोड्यूसर जो है, एक उत्पादक जो है, वो अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को उस मूल्य पर बेचता है जहां पे बेच के उसको ना तो प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो। ना प्रॉफिट और ना लॉस, कोई भी नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, ना प्रॉफिट ना लॉस, यानी जितना में वो बनाया, जितना उसका कॉस्ट है वो उसको उतना में ही सेल कर दिया। तो इसी पॉइंट को हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। इसी बिंदु को हम लोग सम विच्छेद बिंदु बोलते हैं। ना तो प्रॉफिट हुआ है किसी तरीके का और ना ही किसी तरीके का लॉस हुआ। आ गया बात समझ में? ठीक है सर, आ गया। अब इसी को हम लोग जो है वो समझते हैं इसका एक्सप्लेनेशन से, क्योंकि भाई थ्योरी भी तो इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है। हाँ सर इंपॉर्टेंट है। तो चलो आओ थ्योरी के ऊपर आते हैं। देखो ये है इसका थ्योरी। अब देखो सम विच्छेद बिंदु के बारे में जो हम अभी आप लोगों को समझाएं, सेम वही चीज जो है यहां सम विच्छेद बिंदु में दिया हुआ है। ठीक है, देखो क्या बोला, सम विच्छेद बिंदु क्या होता है? तो बोला बिक्री का वह बिंदु जहां व्यवसाय को ना लाभ हो ना हानि, सम विच्छेद बिंदु कहलाता है। यानी ना तो कोई लाभ हो ना तो कोई हानि, उसी बिंदु को हम लोग सम विच्छेद बिंदु बोलते हैं। समझ में आ गया? ठीक है सर, हो गया। अब इंग्लिश में भी देखो सेम चीज आपको देखना है कि ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन और सेल वेयर नाइदर प्रॉफिट और लॉस इज अर्नड बाय द फार्म। यानी फार्म के द्वारा जिन वस्तुओं और सेवाओं को बेचा, ना तो वो सेल करके या प्रोड्यूस करके उसको प्रॉफिट हुआ और ना ही तो लॉस हुआ, यानी जितने में बनाया वो उतने में उसको बेच दिया। दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। आ गई मेरी बात समझ में? बोलो कोई दिक्कत है? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अब जो है वो 3-3 नंबर का 2 क्वेश्चन पूछेगा। ये हम लोगों का हो गया है सेक्शन सी। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 13 पे? देखो 13 पे बोल रहा है उद्यमी पूंजी से आप क्या समझते हैं, इसकी क्या विशेषता है? व्हाट डू यू मीन बाय वेंचर कैपिटल, एक्सप्लेन इस फीचर। ठीक है, अब इसका जो है हम लोग को फीचर भी बताना है, पहले इसका एक्सप्लेनेशन भी देना है, फिर इसका फीचर यानी विशेषता भी बताना है। ठीक है सर, बताते हैं, आओ। ठीक है चलो, तो अब हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि उद्यमी पूंजी क्या होता है। तो देखो उद्यमी पूंजी के बारे में क्या बोला यहां पे। उद्यमी पूंजी शब्द 2 शब्दों का सुमेल है, यानी 2 शब्दों के मेल से बना है, एक उद्यमी और दूसरा पूंजी। अब ध्यान से समझ लो, उद्यमी मतलब होता है एंटरप्रेन्योर और पूंजी का मतलब होता है कैपिटल। यानी सिंपल सा बात है कि जो पर्सन एक एंटरप्रेन्योरशिप यानी एक उद्यमिता को चलाता है, उसके लिए अपने तरफ से वो जो कैपिटल लगाता है ताकि वो उस बिजनेस को चला सके, उस अपने फार्म को, उस बिजनेस को अच्छा से रन करा सके, उसके लिए वो जो कैपिटल लगाता है उसी को हम लोग उद्यमी पूंजी के नाम से जानते हैं। अब देखो जरूरी नहीं है, एंटरप्रेन्योर जो है वो एक गेम है रिस्क का। एंटरप्रेन्योर इज ए गेम ऑफ रिस्क। आपको यहां पे रिस्क लेना होगा, आपको जोखिम उठाना होगा, तभी जो है आप एंटरप्रेन्योरशिप को चला सकते हो। नॉर्मल में ये समझ लो, अगर आप या हम अगर कल को कोई उद्यमी को स्टार्ट करेंगे और उद्यमी को स्टार्ट करने के लिए हम लोग जो है वो कैपिटल लगाएंगे, या तो अपने से कैपिटल लगाएं, खुद का ओनर इक्विटी लगाएं, या तो फिर कहीं से जो है वो लोन लेकर के आए, चाहे तो बैंक से लोन लेकर के आए या कहीं से क्रेडिटर से उधार लेके आए। जो हम लोग के द्वारा जो कैपिटल लगाया जाता है दैट इज कॉल्ड उद्यमी पूंजी यानी कि वेंचर कैपिटल।
समझ में आया? इसी कैपिटल से जो है वो बिजनेस स्टार्ट होता है और इसी कैपिटल से जो है वो बिजनेस चलता है। आ गया समझ में? हाँ सर, आ गया समझ में। अच्छा, गलती से हम क्या इसका फीचर्स छोड़ दिए क्या? गलती से छोड़ दिए। अच्छा रुको, नीचे हम आप लोग को पॉइंट आउट करके उसको बता देंगे। अब देखो इंग्लिश में सेम वही चीज बोला, मीनिंग ऑफ वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल इज ए नेम दैट इज गिवन टू द न्यू एंड दोज ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच हैव नॉट बीन एक्सप्लॉइटेड हिट हेरोटो विदाउट हैविंग एनी फिक्स रिकॉर्ड। यानी सिंपल सा बात है भाई, इतना समझ लो कि एक एंटरप्रेन्योरशिप को स्टार्ट करना है, उसके लिए जो कैपिटल लगा दैट इज कॉल्ड जॉइंट वेंचर कैपिटल या वेंचर कैपिटल। उतना ज्यादा मत सोचना इस बारे में, ठीक है सर? नहीं सोचेंगे, आप बोल दो नहीं सोचने तो नहीं सोचेंगे हम लोग, ठीक है? चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, ठीक है सर? चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये हम लोगों का बोल रहा है पूंजी गहन तकनीक की क्या सीमाएं हैं? व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक? कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक्स का मतलब होता है कि जब कभी भी आप एक एंटरप्रेन्योरशिप को चला रहे हो, एक उद्यमी को चला रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपको वहां पे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना होगा। बिल्कुल सर। तो प्रोडक्शन करने का दो तरीका होता है। एक तरीका जहां प्रोडक्शन करने के लिए हम लोग जो है वो श्रम प्रधान तकनीक यानी कि लेबर इंसेंटिव टेक्निक्स, लेबर को लगाते हैं, और दूसरा श्रमिकों को यानी लेबर्स को नहीं लगा करके मशीनों को लगाते हैं। तो मशीन को ही लगाना कहलाता है कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक्स, यानी मशीन लगाएं, कैपिटल लगाएं, टेक्निकल लगाएं, मशीन लगा करके जो है वो प्रोडक्शन कर रहे हैं नॉर्मल, यही इसका मतलब होता है। ठीक है सर। अब इसका क्या बोला गया है भाई? सीमा यानी कि लिमिटेशंस, यानी कहां कहां ये जो चीज है वो काम नहीं करता है। ठीक है सर। अब देखो कहां कहां जो है ये चीज काम नहीं करता है, लिमिटेशन। तो देखो इसका पूंजी गहन तकनीक की सीमाएं, सबसे पहला ऑप्शन नंबर ए, इससे समाज दो वर्गों में विभाजित हो जाता है। बिल्कुल भाई, इससे दो वर्गों में विभाजित हो गया। इसके अंतर्गत आर्थिक निवेश की आवश्यकता होती है। आर्थिक मतलब पैसा, इसके लिए कैपिटल का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है, जिससे विकासशील देश जुटा नहीं सकते। भाई टेक्नोलॉजी खरीदेंगे, मशीन खरीदेंगे तो बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए। तो इससे जो विकासशील देश है, यानी जो मतलब जो आर्थिक रूप से असक्षम है, जिसके पास पैसा उतना नहीं है, गरीब देश है, वो जो है वो इस तकनीक को नहीं अपनाता है, वो लेबर पे ही जो फोकस करता है, विकासशील देश। ठीक है। यह श्रम कार्य शक्ति एवं उपभोक्ता को का दोहन करती है। बिल्कुल, अगर प्रोडक्शन करने के लिए आप मशीन लगाएं तो इससे जो मेन पावर है, जो मानवीय शक्ति है, जो लोग है, उन लोगों को कम रोजगार मिलेगा क्योंकि मशीन उसका जगह ले लेगा। सही है। संतुलित क्षेत्रीय विकास को यह अनदेखा करती है। बिल्कुल, इससे जो बैलेंस ऑफ डेवलपमेंट है वो बिगड़ जाता है। बिल्कुल सही बात है। यह पूंजी साधनों के सक्ष्यपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है। बिल्कुल, यह हमेशा जो है वो कैपिटल से रिलेटेड रिसोर्सेज को ही जो है वो बढ़ावा देता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। ये इसका लिमिटेशंस है। अब इंग्लिश में भी सेम यही चीज को देखो, पॉइंट 1 में अभी जो ऊपर समझाएं, ड्यू टू दिस टेक्निक द सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 पे बोल रहा है दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स ए ग्रेट डील ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट विच इज बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ द डेवलपिंग कंट्री। बिल्कुल सही है। जो डेवलपिंग कंट्री होता है वो इसके लिए जो है वो अरेंज पैसा नहीं कर सकता है। 3 नंबर पे बोल रहा है इट टेंड टू एक्सप्लॉइट बोथ द मेन पावर एंड द कंज्यूमर और मेन पावर दोनों के लिए दूषित है। बिल्कुल सही है। आगे समझ में? हाँ सर, आगे समझ में। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, हाँ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा आगे का क्वेश्चन, सेक्शन डी। सेक्शन डी में बेसिकली 5-5 नंबर का 2 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन बोल रहा है लेखांकन अनुपात के उद्देश्य को बताइए, यानी बोल रहा है एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, यानी हम लोग जो है वो अकाउंटिंग जो है वो क्यों करते हैं ये बोल रहा है। ठीक है, तो सिंपल सा बात है भाई, अकाउंटिंग रेशियो इसलिए बनाया जाता है ताकि उससे ये पता चल सके कि आखिरकार एक फर्म के पास, एक कंपनी के पास जो है एक्चुअल में लिक्विडिटी कितना है, यानी उसके पास करंट रेशियो कितना है इस साल जो है, यानी 1 साल के अंदर वो अपने लाइबिलिटीज का पेमेंट कर सकता है या नहीं, साथ ही साथ वो अपने लॉन्ग टर्म डेब्ट्स का पेमेंट कर सकता है कि नहीं, उसके पास फंड्स कितना पड़ा हुआ है, और लॉन्ग टर्म में उसके पास प्रॉफिटेबिलिटी का क्या रेशियो है, आने वाले समय में वो कितना प्रॉफिट कमा सकता है। तो इन सारे चीजों को जो है वो अकाउंटिंग रेशियो में न्यूमेरिकल टर्म्स में दिखाया जाता है। एक्चुअल में एक कंपनी फाइनेंशियली क्या कर रहा है, किस पोजीशन पे वो खड़ा है, इंटरनल उसका फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में अकाउंटिंग रेशियो यानी कि लेखांकन अनुपात से ही
पता चलता है। ठीक है, हाँ सर ठीक है। अब देखो इसी को जो है हम लोग पढ़ सकते हैं। देखो लेखांकन अनुपात का क्या उद्देश्य होता है। लेखांकन अनुपात के उद्देश्य, पहला उद्देश्य है लेखांकन तथ्यों को स्पष्ट करने में सहायक। इससे यह पता चल जाता है भाई कि देखो मेरे कंपनी में इतना फाइनेंशियल पोजीशन है, इतना ये है, उतना वो है। दूसरा, विश्लेषण में सहायक, इससे एनालिसिस कर सकते हैं कि भाई अभी जिस पोजीशन पे कंपनी खड़ा है, आने वाले समय में कंपनी का पोजीशन क्या होने वाला है। इसके बाद प्रवृत्ति स्पष्ट करने में, प्रवृत्ति मतलब होता है ट्रेंड, यानी कि प्रॉफिट का ट्रेंड बढ़ रहा है या प्रॉफिट का ट्रेंड घट रहा है, ट्रेंड किस तरीके से है कंपनी का ये पता चल जाता है। वित्तीय क्षमता मापने के लिए बिल्कुल इससे जो है कंपनी का जो है वो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का पता चल जाता है कि फाइनेंस कंपनी जो है वो फाइनेंशियली कितना स्ट्रोंग या कितना वीक है, यानी कितना पैसा है, कितना अच्छा है या कितना बुरा है। ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन में सहायक, और इससे कंपेयर कर सकते हैं कि भाई आज हमको इतना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ, इस साल मेरे पास इतना रेशियो है और पिछले साल जो है मेरे पास इतना रेशियो था। इस तरीके से जो है वो कंपेयर किया जा सकता है। तो बस इन्हीं चीजों के लिए जो है हम लोग अकाउंटिंग रेशियो जो है वो बनाते हैं। आप अपने लैंग्वेज में भी इनको इंक्लूड करके लिख सकते हो। ठीक है, हाँ सर ठीक है। चलो अब इंग्लिश में भी देखो, ऊपर जो जो पॉइंट बताएं सेम चीज यहीं पे बोल रहा है। देखो, टू मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कर्नर, टू डिटरमाइन द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस, टू असेस द सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस, टू हेल्प टू फोरकास्टिंग एंड बजटिंग, हेल्प्स टू डिसीजन मेकिंग। ऊपर जो चीज बताएं सेम चीज वही नीचे दिया गया है। ठीक है, आया समझ में? हाँ सर आ गया। अब आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे। किसमें आते हैं भाई? लास्ट क्वेश्चन पे। चलो देखो, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्षम विच्छेद बिंदु का निर्धारण कैसे होता है, लेखा चित्र या आलेख बनाइए। हाउ ब्रेक इवन पॉइंट इज डिटरमाइंड, ड्रॉ ए ग्राफ। अब ध्यान से समझना, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ईटीपी का, और हमको ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये क्वेश्चन जो है इस साल आप लोगों को पूछने का पूरा पूरा चांस है। 5 नंबर का जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा, हमको पूरा लग रहा है कि ये क्वेश्चन जो है आपको पूछा जा सकता है। मोस्ट प्रोबेबल चांस है इसका पूछा जाने का। तो क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम आपको इसके बाद एक नेक्स्ट सेपरेट वीडियो लाएंगे जिसमें सम विच्छेद बिंदु, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, प्राइस डिटर्मिनेशन क्या होता है, हर चीज को हम वहां आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, यहां बताएंगे, समझ में नहीं आएगा, सेपरेटली एक वीडियो में इसको हम आप लोगों को पढ़ा देंगे। ठीक है, चलो आई होप सारा क्वेश्चन समझ में आ गया। कोई भी दिक्कत, डाउट, परेशानी है, कमेंट बॉक्स आपके लिए है। कमेंट करके मारो, कमेंट फेंक के मारो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हाँ, क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए जो है हम एक प्राइवेट ग्रुप बना दिए हैं जिसमें सिर्फ क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं, और वो स्टूडेंट्स को किसी भी चीज़ का दिक्कत, डाउट, परेशानी होता है तो आपस में वो लोग बात करके डिस्कस करके सोल्व करते हैं। हम भी वहाँ रहते हैं। कोई पीडीएफ देना है, कोई नोट्स देना है, कोई आप लोग को नोटिफिकेशन देना है, कोई गेस्ट पेपर आप लोग देना है, आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप तक पहुँचाना है, तो हर वो चीज़ जो है वो 2 जगह मिलता है। टेलीग्राम पे राहुल कॉमर्स एकेडमी चैनल पे भी मिल जाएगा, और उस प्राइवेट ग्रुप को भी, दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। अगर आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।